अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, आज सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसमें इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट दे सकता है, ना सिर्फ डेट दे सकता है बल्कि इसमें रद्दोबदल भी कर सकता है। तो दूसरी तरफ नाहली से मुतालिक जो ताहियात नाहली वाला मामला था वो भी ख़त्म हो गया है। अब नाहली सिर्फ और सिर्फ 62(1)(f) के तहत ही होगी। इससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है, आज का हमारा अहम टॉपिक है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है उस्मा कारदार साहिबा ने, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ देंगे प्रोग्राम में मज़हर बरलास साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़कार अली बदर साहब ने, स्पोक्स पर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम का आगाज़ मैं मज़हर बरलास साहब आपसे करना चाहूँगी कि आज जो आप देखते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम फैसला जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कि अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट दे सकता है और उस शेड्यूल में रद्दोबदल भी कर सकता है। ये इख्तियार सदर से ले लिया गया है। कैसे देखते हैं आप? जी 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 पिछले एक साल से बड़े बड़े तमाशे हो रहे हैं और उन तमाशों में एक ये बात भी शामिल है कि बहुत से अदालती अहकामात को ठुकराया गया, लैतो लाल से कभी काम लिया गया। मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातें शायद जमहूरियत पसंद नहीं है। उनको कितने अहम नारोज चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। वो रोज कोई ऐसा बिल पास करते हैं, कोई ऐसी कानून साजी करते हैं जो उनके फायदे के लिए होती है। मुझे आप बताइए कि इस 1.25 साल में कोई एक कानून आवाम के लिए भी पास हुआ है? कोई एक कानून इस मुल्क के गरीब लोगों के लिए भी पास हुआ है? कोई एक कानून उन लोगों के लिए भी पास हुआ है जो इस 1.25 साल की कमाई में रोटी को तरस गए हैं, जिनके लिए मसाइल हैं और जिनके लिए ये मसाइल हैं कि वो बच्चों की फीस अदा करें या खाना खाएं। इन मसाइल के अलावा लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक का भी मसला है। क्या यहाँ अदारे जो हैं वो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक पूरे कर रहे हैं? क्या लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है? इन सारी बातों का जवाब नफी में है। अब ये बादशाह लोग हैं जो भी इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो अपनी मर्जी से कानून साजियाँ कर रहे हैं। अपनी मर्जी से अब उन्होंने नाहली की भी मुद्दत का तयन कर दिया है। तो गोया अदारों को ज़ेर करने की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान के आइन को ज़ेर करने की कोशिश हो रही है। यानी जो मन में आए, ये जैसे बादशाहत होती है ना, वैसे है कि जो मन में आए वो कानून बन जाए और जो मन में ना आए उसका एहतराम नहीं करना। लेकिन मज़हर बरलास साहब, एक चीज़ देखिए, एक तो जाहिर है कि इलेक्शन के हवाले से ये था कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। इलेक्शन के हवाले से पहले इलेक्शन कमीशन कहता था कि ये हमारा इख्तियार ही नहीं है, तो हम कैसे इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद इसमें तरमीम भी कर सकता है, ये इख्तियार भी उनके पास आ गया। तो ये तो बाख्तियार एक इदारे को कर दिया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात की है आपने कि इलेक्शन एक्ट की अहली और नाहली से मुतालिक जो सेक्शन 232 में तरमीम की गई है, उसमें ये कहा गया है कि नाहली का तरीक़ेकार और मुद्दत ऐसी होगी जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फ्राहम की गई है, यानी कि 5 साल के लिए होगी। तो ये भी ये था कि ये ताहियात नाहली वाला जो सीन था वो भी ख़त्म हो गया है। तो ये तो वो तरमीम आई हैं जो इबहाम पर मबनी थी पहले, और हम डिस्कशन करते थे कि ये ऐसा होना चाहिए, आइन की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा और ये कैसी है, इस पर इबहाम पाया जाता। तो अब क्लैरिटी आ गई, ज़्यादा अच्छा नहीं है, वाज़ेह तो हो गया सब कुछ। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि किसी में वजाहत हुई। लेकिन आप ये भी देखिए कि इलेक्शन कमीशन को पूछने वाला ही अब कोई नहीं रहा। और ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये किसका है ये भी साबित हो चुका है। किस कदर जानबदार है ये भी साबित हो चुका है। ये चंद दिनों बाद लड़ाई तो अभी जारी हो चुकी है। मेरे दोस्त अली बदर साहब को भी पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो
किसकी तरफ है। आपको क्या याद नहीं कि चेयरमैन नादरा को किस लिए हटाया गया है? क्या हुकूमत वोटों की हेरा फेरी नहीं चाहती थी? क्या हुकूमत उससे बहुत सी ऐसी लिस्टों की डिमांड नहीं कर रही थी? और फिर उस शख्स ने कहा कि मेरी इख्तियार इन सियासी समझौतों से बढ़कर है। तो मैं समझता हूँ कि तारिक मलिक जो है उनके किरदार में और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके किरदार में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप एक ऐसे शख्स को बाख्तियार बना दें जो जानबदार हो, जिससे पूछने वाला ही कोई ना हो, तो भाई जब कोई पूछने वाला ही नहीं होगा तो आप किसी को मुंह जोर घोड़ा क्यों बना रहे हैं? वो मुंह जोर घोड़ा कल को जो मर्जी करे। राइट लेकिन ये मज़हर बरला साहब, ये जो आप कह रहे हैं तो ये फिर किसको फ़ायदा होगा, किसके लिए ये सब तरमीम की गई हैं? इस पर मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन जुल्फ़कार अली बदर साहब हमारे साथ हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। जुल्फ़कार अली बदर साहब, सबसे पहले तो ये जो सेनेट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो कि PTI जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एहतजाज किया है, लेकिन दूसरी तरफ इन तरमीम का मकसद क्या है? अगर आइन में एक पहले से ही चीज़ दे दी गई है तो ऐसे वक्त में तरमीम करना जब सवाल उठे तो ये फिर इसके ऊपर शक व शुबा तो पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आइन में तरमीम करना ये कोई दो ताई अक्सरियत वाली नहीं है, ये तो प्रोसीजर्स और बाकी चीज़ों के अंदर चेंजेस है, इसलिए सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है। और अगर हुकूमत समझे कि कुछ चीज़ों में आइन में क्लैरिटी नहीं है, एक्ट के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो उसके अंदर अगर वो तरमीम लाके, जैसे अभी आप ही कह रही थी कि 5 साल का जो एक इबाहम था उसका टाइम डिक्लेयर कर दिया गया, और जो डिस्क्वालिफिकेशन का टर्म है उसको 5 ईयर डिक्लेयर कर दिया गया, ये तो अच्छी बात है। इसके अंदर जो सवालिया निशान है कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस वो ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल ही कोई इदारा ऐसी चीज़ें करें जिसमें कल को उसको पूछने वाला कोई ना हो, तो वो एक चीज़ गलत है। अदरवाइज जो पूछताछ वाला मामला है या कोई इदारा खुद मुख्तार होता है, तो खुद मुख्तार होने में हर्ज नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी एम्बिग्विटी नज़र आए जिसके अंदर उसको लगे कि ये वन साइडेड करता जा रहा है, तो उसके ऊपर फिर कोई उसका नेमुल बदल कुछ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो नहीं तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी भी तो इसका हिस्सा है। अब इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार कर दिया गया है, वो इलेक्शन का फैसला भी कर सकता है। कल को अगर इलेक्शन डिले करने हैं, वक्त से पहले करने हैं, वो उसके ऊपर भी कोई तरमीम कर सकता है। ये भी अब आ गया है सामने। तो इसमें एक चीज़ जो इलेक्शन के हवाले से है कि इलेक्शन कमीशन डेट दे सकता है और तरमीम कर सकता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा वो ये है कि अगर अब अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार एक्सरसाइज करते हुए इलेक्शन को डिले कर देगा? ये वाले सवालात उठ रहे हैं अब। देखिए, मैं आपको अपना ज़ाती बात बताता हूँ कि पहली चीज़ ये है कि इदारे खुद मुख्तार होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये समझती है कि इदारों का खुद मुख्तार होना बहुत अच्छी बात है और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दे चुकी है। बिलावल साहब ये बात कर चुके हैं कि इलेक्शन को टाइम पे होना चाहिए, ना टाइम से पहले होना चाहिए, ना टाइम से आगे होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन के पास कोई चीज़, जैसे पंजाब और जब KP की असम्बली तोड़ी गई, तो उसके अंदर एक जो है एम्बिग्विटी थी कि अगर उसके ऊपर गवर्नर, जब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस जाती है, गवर्नर साहब साइन कर देते हैं, तो उसकी डेट जो है वो गवर्नर साहब देते हैं इलेक्शन की। और अगर गवर्नर की उसके अंदर कंसेंट शामिल ना हो और आफ्टर 48 आवर्स वो असेंबली ऑटोमेटिकली टूट जाए, तो फिर डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देता है। अब वो जो आप देखेंगे इतना डिले हुआ और डिले होके जो इलेक्शन मई के महीने में होने थे वो इलेक्शन ही नहीं हो सके। एम्बिग्विटी इतनी थी, कोई आइन में क्लैरिटी नहीं थी। इसके अंदर भी क्लैरिटी दे दी गई कि उसके ऊपर इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन। क्लैरिटी तो आ गई है, लेकिन और सवाल उठ गए ना जुल्फ़कार साहब, और सवाल उठ गए ना। देखिए, आपका ये जो सवाल है
कि आया कि इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं या नहीं होने। हमारी लीडरशिप ये कह चुकी है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, जब ये असेंबलियां मुद्दत पूरी करें उसके बाद टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए। अब ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या आने वाले टाइम में अगर एक चीज अभी हुई नहीं है और हम पहले से किसी बात के ऊपर सवालिया निशान उठा दें कि जी इलेक्शन नहीं हो रहे, या उनको इख्तियार इसलिए दिया गया है कि इलेक्शन डिले करा दिए जाए, तो ये मैं समझता हूँ इस पे हमें थोड़ा सा इंतजार करके देखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज होगी तो हमारी फिर पार्टी उसके ऊपर अपना मौकफ देगी और हम उसके ऊपर अपना फिर बताएंगे कि हमारी क्या पार्टी पॉलिसी है। यानी कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंसर्न होगा, वो इस हक में नहीं होगी, वो इस फैसले में पीडीएम के साथ नहीं होगी कि वो इलेक्शन डिले हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। लेट्स सी। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो पीपल्स पार्टी बैठ के मुशावरत करेगी पार्टी के अंदर, पार्टी लीडर से, कि उसके ऊपर पार्टी को क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए और क्या बात करनी चाहिए। तो ये पार्टी लीडरशिप उस टाइम पे डिसाइड करेगी। एक चीज जो कि अभी हुई नहीं, उसके ऊपर फिर हम नहीं, जो चीज़ आप कह रहे हैं जुल्फकार साहब, आप कैसे कह सकते हैं जो चीज़ हुई नहीं है, डिस्कशन में है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह चुके हैं कि इलेक्शन डिले का फैसला, ये इलेक्शन कब होने, इसका फैसला पार्लियामेंट ने करना है। तो इस एक्ट के तहत तो सवाल उठ जाएंगे कि अगर पार्लियामेंट के ज़रिए होने हैं तो ये जो एक्ट में तरमीम की गई है और उसके तहत कुछ भी हो सकता है। फिर ये सवालात हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त पीएमएलएन के लिए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये जो तरमीम हो रही हैं, एक तरफ तो इलेक्शन डिले भी होता है तो पीएमएलएन ज़्यादा इसकी बेनिफिशरी हो सकती है, दूसरी तरफ जो नाहिली वाला मामला है सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी पीएमएलएन यहाँ पर है। तो ये जो नाहिली वाला मामला है, नवाज शरीफ सब की वापसी के लिए राह हमवार करने के मुतरादिफ तो नहीं है? बहुत शुक्रिया आलिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आलिया, आपको पता भी है, अब तो खुल के सामने बात आ गई है कि कितनी नाइंसाफी पे बेस्ड वो फैसला था जिसमें मियां नवाज शरीफ को एक कामे का बहाना बना के तो नाअहल किया गया था। तो ये तो अल्लाह ताला का, चूंकि उन्होंने अल्लाह के हाथ में सब कुछ छोड़ा था, तो ये अल्लाह का करम है कि अब इस तरमीम हुई है और उनको राइट टू अपील मिल गई है उसको सुओ मोटो के खिलाफ पिटीशन दोबारा लाने की। और दूसरे ये भी बहुत एक अच्छी बात है मेरे ख्याल में, अपनी जहांगीर तरीन का क्या कसूर था और इनका क्या मतलब, वो एक तो 5 साल के बाद अगर नाअहली ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए तो आई थिंक दैट इज रीजनेबल। पॉलिटिशियंस बेचारे जो हैं वो कोई मुजरिम तो नहीं होते ना, वो उनके खिलाफ कई दफा नाइंसाफी वाले फैसले भी तो आते हैं, और नाअहल करना तो फॉर लाइफ जो है वो तो मतलब है कि वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि इलॉजिकल किस्म की वो एक डिसीजन होती है। तो मेरे ख्याल में, और दूसरी जो आपने ये इलेक्शंस की बात की है आलिया, मेरे ख्याल में इलेक्शंस जो हैं अगर तो असेंबलियां तहलील हुई अगस्त 13 को, तो फिर तो 2 महीने के बाद 2 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट होगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले 5-10 दिन उन्होंने कर दी तो फिर 3 महीने जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट रहती है। इलेक्शन मेरे ख्याल में अब नहीं रुकने वाले। इंशाल्लाह सारी आप देख रही हैं कि जितनी भी पार्टीज हैं वो इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं और सारे अपने कैंपेन्स जो हैं वो पूरे तरीके से उस पर तवज्जो दे रहे हैं। आप देख रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके जलसे चल रहे हैं, पार्टी की मीटिंग्स चल रही हैं, इसी तरह जरदारी साहब भी यहाँ पे काफी एक्टिव हैं। तो हर जगह आप देखें कि अब सबके ज़हन में सिर्फ ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा जो है वो इलेक्शन ही है। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये पार्लियामेंट में अगर आ भी जाएगा तो ये ज्यादा आगे नहीं जाएगा। ये इसी साल मैं तो देख रही हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शंस हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है। वो तो देखें इंशाल्लाह आएंगे वो। अच्छा तो चलें ब्रेक शामिल कर लें, उसमें मुझे इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक शामिल कर लूं। कैंपेन को लीड भी करेंगे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो तभी मिलती है ना, वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे आगे इंशाल्लाह। यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए आइन में तरमीम करके अगर आपने किसी को सज़ा दी है तो उसका सज़ा को आप ख़त्म करवाएं और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए जो है वो तैयार है। ऐसा देखिए आप वो सज़ा जो है वो किसी जलाओ घेराव की तो नहीं है, वो सज़ा तो एक अकामे की बेसिस पे जिसकी तनख्वाह भी उन्होंने ली, अपने बेटे से ली,
कोई आप मुझे ये साकिब निसार अब सबको बताते फिरते हैं कि जी वो तो मैंने तो पूरा सादिक अमीन उनको डिक्लेयर कभी किया ही नहीं था, वो तो मैंने आधा उनको किया था। तो ये सबके सामने आ गया कि क्या राइट फैसला था और यहाँ पे किन ब्रेक शामिल बुनियादों कर पे लें ये तो किया देखें गया। ना कि जैसे उज़्मा कह रही हैं बिल्कुल वाजे है और वो कह रही हैं कि ऐसा होना चाहिए और बिल्कुल अच्छी बात है कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए ये कानून साजी भी हो गई है। ये नहीं कि एक चाहे वो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, एक रहनुमा है, एक पार्टी के कायद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक शख्स को रिलीफ देने के लिए अगर कानून साजी की जाती है तो एक आम आदमी के लिए कानून साजी क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम ये जो अभी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, सेनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब हों या फिर जहांगीर तरीन हों, उनकी नाअहली से मुतालिक अब फैसले अब सामने आ रहे हैं कि क्या हो सकते हैं। मज़हर बरला साहब, नवाज शरीफ साहब तो अब आए ही आएंगे पाकिस्तान, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, उज़्मा साहिबा कर रही हैं और पहले भी PMLN ये डिमांड कर रही थी। और हमने ये देखा है कि जो PMLN के एक रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, वही है जो मुल्क बचा सकते हैं। तो अब ये नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले तो अपने ये दोनों दोस्तों की ना थोड़ी सी बातों का जवाब दे दूं। जी। अली बदर साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी फिर अपना मौकफ देगी जब इलेक्शन कमीशन कोई चांद चढ़ाएगा तो फिर। तो गुजारिश ये है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी क्या करेगी, एक मौकफ देगी, कानून साजी तो हो चुकी होगी, तो पीपल्स पार्टी फिर गोगलुओं से मिट्टी झाड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो पार्लियामेंट का अपना अख्तियार है तरमीम का, वो पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। ये वही बात है कि जब मियां नवाज शरीफ को 11 अक्टूबर वाला, जो 12 अक्टूबर को निकाला गया था इक़्तिदार से, या वो महरूम हुए थे, 13 साजिश केस हुई थी, जो भी हुआ, तो परवेज मुशर्रफ के दौर में जफर अली शाह गए था सुप्रीम कोर्ट। तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ये किया कि परवेज मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया। तो जब आप तरमीम का इख्तियार दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट अपने हाथ काट के इलेक्शन कमीशन के हवाले कर रही है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, जो उज़्मा कारदार साहबा ने फरमाया कि जनाब इलेक्शन मोड में चली गई हैं पार्टियां और बड़ा हरा हरा है, तो भाई एक पार्टी के आपने हाथ पांव बांध दिए हैं, एक शख्स के आपने हाथ पांव बांध दिए हैं, 2-3 पार्टियां खुले जलसे कर रही हैं, खुली मीटिंगें कर रही हैं, सरकारी तहवील में कर रही हैं मीटिंगें, सरकारी स्पोर्ट से कर रही हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जहां तक गिलाओ जराओ की उन्होंने बात की, तो भाई नवाज शरीफ साहब के लिए सारी तरह मीम हो जाती हैं। वो 13 साजिश केस में मुलव्वस हूँ, फिर भी हो जाती है। वो रोग आर्मी के इश्तार चलाएं, फिर भी तरमीम हो जाती है। वो डॉन लीग्स करें, फिर भी तरमीम हो जाती है। वो पठानकोट में होने वाले हमलों की FIR गुजरांवाला में कराएं, वो फिर भी तरमीम हो जाती है। वो अजमल कसाब के अते पते भी बताते फिरें, अब भी तरमीम हो जाती है। तो मुझे तो इस तरमीमों की समझ नहीं आती कि उनको कितने नवाज चाहिए। दूसरा, उन्होंने फरमाया कि सियासतदान कोई मुजरम थोड़ी होते हैं। और भाई दुनिया में साबित हुआ है कि बहुत से सियासतदान मुजरम होते हैं। ये कौन सी मंतक है कि सियासतदान मुजरम नहीं होता? मुजरम कोई भी शख्स हो सकता है, सिर्फ ये नहीं कि सियासतदान, कोई भी शख्स मुजरम हो सकता है। और सियासतदान क्यों नहीं मुजरम हो सकता? सियासतदानों के जराइम की सजा हम भुगत रहे हैं, पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। इन्होंने कर्जे लिए, हड़प किए, माफ किए। ये पाकिस्तान में तो बादशाहतें चलती नहीं है। यहाँ आतम ताई के बेटे हुक्मरान थे कि पाकिस्तानी कौम पे नाम पर कर्जे लेते थे और फिर बड़े बड़े सनतें लगा के उनको कर्जे राइट ऑफ कर देते थे। तो ये क्या जुर्म नहीं हुए? तो जुर्म तो हुए हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो जुर्म नहीं है, वो जुर्म है।
अपने मुल्क का, अपनी धरती का पैसा बाहर ले गए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं इसको गद्दारी समझता हूँ। अपने मुल्क के पैसे को बाहर ले जाने को मैं गद्दारी समझता हूँ। तो गुजारिश ये है कि ये कर देना कि सब हरा हरा, ऐसा नहीं है। आप एक इलेक्शन कमीशन जो जानबदार है, उसने 1 साल में या 1.5 साल में साबित किया कि वो जानबदार है। और जहाँ तक मुद्दत का ताल्लुक है, मुद्दत तो पहले ही वाज़ेह है। आइन में लिखा हुआ है कि अगर असेंबली कोई खुद बर्खास्त करे तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, अगर खुद ब खुद बर्खास्त हो तो 60 दिन में होने चाहिए। लेकिन ये नहीं था ना कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था ना कि वो इसको कुछ दिन डिले भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। जिस लड़की ने ना बसना, वो कहती है कि यहाँ का जो आंगन है वो टेढ़ा है, वो सेहन अच्छा नहीं है, वो फलां अच्छा नहीं है। ये बहाने हैं। ये पाकिस्तानी सियासतदानों ने ये आइन बनाया ना। पाकिस्तानी सियासतदान तरमीम करते हैं। एक जुर्म एक बंदा करता है, उसको माफी मिल जाती है। एक बंदा उससे हल्का जुर्म करता है, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। अगर गिलास तोड़ना जुर्म है तो फिर गिलास तोड़ने की सजा एक ही होनी चाहिए सबको, ये नहीं। अच्छा मज़हर बल्ला साहब, एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आपसे पूछना है। आप साथ ही हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। वो नवाज शरीफ साहब के लिए क्या ये कानूनी जो रास्ते हैं वो तो अपना लिए गए हैं, लेकिन कुछ और भी ज़ाब्ते हैं कि वहाँ से भी सब ओके की रिपोर्ट आ गई है। आपसे जानती हूँ मैं कि आपकी क्या खबर है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जुल्फ़िकार अली बदर से, नवाज शरीफ साहब को अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि वो वापस आ जाए इलेक्शन से पहले। ये जाहिर है कंसेंसस तो हुआ होगा पीपल्स पार्टी के साथ PMLN का इस तरमीम से पहले। देखिए, ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये PMLN का अपना इंटरनल मैटर है। इससे पीपल्स पार्टी का कोई कंसर्न नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ ये देखना है कि मियां साहब जब वापस आते हैं तो ही विल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस जो है, क्योंकि उनके कोर्ट में मुकदमे हैं, उसको आके वो फेस करें और अपना ट्रायल भुगताएं और अपना जो भी बेगुनाही है उसको साबित करें। तो उस चीज को फेस करें, क्योंकि उसमें अगर उनको कोई रिलीफ दिया जा रहा है तो वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि किस तरीके से उनको रिलीफ है। क्योंकि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि जब आप एक राइट ऑफ अपील इस्तेमाल कर चुके हो और फिर उसमें दूसरा राइट ऑफ अपील कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो जिस टाइम पे आएंगे उस टाइम पे देखा जाएगा। दूसरी चीज, मगर बदलाव साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि उन्होंने थोड़ा सा जरा हाथ हल्का रखा था, तो मैं उस पर पूरा कर देता हूँ। मगर बल्ला साहब ने 42,000 खानदान जिसने पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंकों से कर्जे लिए फिर माफ कराए और इस मुल्क के शर्फिया पे काबज हो गए। मजहर बल्ला साहब ने 42,000 लोगों का जिक्र नहीं किया, खाली जिक्र किया कि बैंकों से। और फिर इन्होंने इसका भी जिक्र नहीं किया कि इस मुल्क में अमीर जो है लोग बिजली चोरी करके, गैस चोरी करके, लोन माफ करवा के और फिर उसके बाद SROs इशू करवा के अमीर हुए, उसका भी जिक्र नहीं किया। ये और क्या ही अच्छा होता कि मजहर साहब ये अपने पहले प्रोग्रामों में भी इसका जिक्र करते। और फिर ये कि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में ये जब बात कर रहे हैं तो अगर शायद कभी किया या नहीं किया, मैंने तो मजहर साहब से कभी नहीं सुना कि इमरान खान साहब को जब इलेक्शन कमीशन ने मना किया था और वो ज़िमनी इंतखाबात में जा के जलसे कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी अगर आवाज़ उठाई होती तो बड़ा अच्छा होता। क्योंकि अगर इमरान खान एक गैर कानूनी काम करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और 9 तारीख के ऊपर जो इमरान खान ने किया इस मुल्क के इदारों के साथ हमला करवा के सारे सियासी लोगों को सियासी दहशतगर्दों में तब्दील कर दिया, उस पर भी मजहर साहब को, बदला साहब को आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है, इसके ऊपर कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इस पे बात मैं करूँ या कोई और करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आइन और कानून की बात करती आई है। उसकी लीडरशिप ने हमेशा वेमेन राइट्स की, चिल्ड्रन राइट की, ह्यूमन राइट्स की बात की है। और अगर कोई कानून में ऐसी तब्दीली आती है जो कि आईनी तौर पे ठीक ना हो या कोई, तो उस पर भी पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती है और हमारी लीडरशिप उस पर भी आवाज़ उठाएगी अगर इलेक्शन के ऊपर कोई ना कोई ऐसा मामला हुआ। देखिए, आइन के अंदर तरमीम करना या आइन के अंदर कोई चेंजेस लेके आना और एक्ट में कोई तब्दीली करना जो कि पार्लियामेंट की सवाबदीद है। और अगर तमाम पार्टियां मुश्तरका तौर पे कंसेंसस बिल्ड करके एक चीज़ करती हैं
तो इसमें कोई गैर आईनी चीज नहीं है, कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। तो अगर आईन की परमिशन देता है और वो आगे हो जाती है, असल बात कहने की ये है कि ये जितनी भी बातें आजकल हो रही हैं, कई कयास रही हैं, हकीकत तो ये है कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पिछले 4.25 साल के अंदर जो पिछली हुकूमत ने किया, इस मुल्क की मुआशी हालत देखे उन्होंने तबाह कर दी, फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, FATF आपका ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में इस हुकूमत ने आके किया, बिलावल साहब की काविशों से हुआ। पिछला जो IMF प्रोग्राम पिछली हुकूमत की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था, उसकी कंटिन्यूटी बिलावल साहब ने आके करवाई। फिर ग्रे वो GSP प्लस का स्टेटस करवाया। फिर FATF के अंदर जितने मुल्कों ने आके वोट दिया था, वो बिलावल साहब ने उन सब से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने के बाद वोटिंग करवाई। और ये जो लेकिन फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो भी उनके पॉइंट्स थे उसके ऊपर तो PTI की गवर्नमेंट ने अमल किया था ना, फिर उसके बाद से ही हमने देखा है कि बिल्कुल उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल काम किया होगा। लेकिन असल बात ये थी कि वो करने के बावजूद बहुत सारे दुनिया के मुमालिक पाकिस्तान की वोटिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो पाकिस्तान नहीं निकल पा रहा था। आपको डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करके उनकी मुल्कों की सपोर्ट लेनी होती है। जब आपको कोई सपोर्ट ना करे, आपके हक में वोट ना दे, तो आप जितना मर्जी अपना काम होमवर्क कर ले, आपको उस लिस्ट से कोई नहीं निकाल सकता। जी ठीक है, उज़मा से भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल के बाद जब हम वापस आते हैं तो बात करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फिर कब वापस आ रहे हैं, क्या कोई तारीख का ऐलान हो गया है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। उज़मा साहिबा, ये बताइएगा कि फिर अब सारे कानूनी जो रास्ते थे वो तो अपना लिए गए हैं, अब क्या देर है, नवाज शरीफ साहब की वापसी कब हो रही है? आलिया, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन देती जाऊं। आपने कहा कि एक शख्स के लिए कानून बदला जा रहा है। देखिए, एक शख्स के लिए कानून कभी भी बदला नहीं जाता। कानून जो है वो सबके लिए बराबर, रूल ऑफ लॉ बराबर होता है। अब नैब लॉ में जो तरमीम हुई थी, सबसे ज्यादा फायदा तो उसका इमरान खान ने उठाया, क्योंकि वो जो 90 दिन का जो रिमांड था वो श्रिंक होके 14 दिन पे आ गया, और सबसे ज्यादा तो उनको फायदा हुआ। तो इसलिए ये जो तरमीम है किसी एक शख्स के लिए नहीं होती है, ये कानून साजी इसलिए होती है क्योंकि आपको देखना होता है कि कौन सी चीज लॉजिकल है और कौन सी चीज जो है उसमें वो एक सही उसमें जस्टिफिकेशन और इंसाफ जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए लॉज दे कीप ऑन चेंजिंग, वो हर वक्त अमेंडमेंट होती रहती है लॉज में, एक बेहतरी तरफ उनको ले जाने। लेकिन देखिए, सामने रख रहे हैं उज़मा साहिबा, सामने रख रहे हैं कि इस वक्त इस कानून की ज़रूरत किसे है। इस कानून की ज़रूरत ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को है, फिर सेकंड में जहांगीर तरीन साहब आते हैं, दोनों को इसमें रिलीफ मिल जाएगा। डिस्पाइट ऑफ के वो कैसे सज़ाएं हुई थी, गलत हुई थी, सही हुई थी, ये तो बहस हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त रिलीफ उन्हें मिलने जा रहा है। इस सारी कानून साजी से ये जाहिर हो रहा है, तो इसलिए बात करें किस को और होगा। आपको देखें ना, ये जो नैब तरमीम है, इनकी मुखालफत भी की थी इमरान खान ने, और फायदा उन्होंने उठा लिया है। तो ये भी अगर जो तरमीम हो रही है, इसमें बहुत सारे लोग और भी शामिल हैं जो जिनको फायदा होगा और जिनको पहले राइट टू अपील नहीं था। जी ठीक है। तो और समझे कि कानून किसी एक बंदे के लिए बदलता है, कानून सबके लिए बराबर होता है और सब फायदा या जो भी होता है। और दूसरे जो ये, लेकिन आप कह रहे हैं कि नैब लॉ में जो आपने तरमीम की थी और उसका फायदा किसी एक शख्स ने, एक पार्टी के सरबराह ने उठाया, लेकिन वो तो उतना भी नहीं, उससे भी कहीं कम। वो तो एक आध दिन ही वो नैब हिरासत में रहे और उसके बाद तो उनको फौरी रिलीफ मिल गया था। वो तो उतने दिन भी नहीं रहे थे, उनके लिए तो नहीं, और वो उनको रिलीफ देखो ना, ये हिफाजती बेलें भी तो उसमें शामिल है ना सारी।
पहले तो वरना तो नैब आपको बगैर किसी एविडेंस, बगैर किसी चीज के आपको अरेस्ट कर सकती थी। तो अब वो तो नहीं मामला रहा ना बीच में। वो तो वो हर दफा कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं तो वो उसमें जाके तो हिफाजती बेलों के पीछे और बागियों के पीछे। अच्छा चले ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? बात सारी ये है कि वो अनकरीब आएंगे और उन्होंने ये एक रजामंदी शो की है कि वो आके अपने पार्टी को इलेक्शन कैंपेन में लीड करेंगे। तो अगर इलेक्शन जो हैं वो अगस्त में हमें पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब होने हैं, तो जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी इंशाल्लाह ताला वो आप उनको अपने दरमियान पाएंगे। जी ठीक है। मजहर बरलाह साहब, दूसरा मैंने आपसे पहले आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी कि नवाज शरीफ साहब आज जाएंगे, ऐसी सूरत हाल बन रही है, कानून साजी भी हो रही है और इसका बरमिला उज़मा साहिबा इजहार भी कर रही हैं कि ये नवाज शरीफ साहब को ऐसा होना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है, उनके लिए कानून साजी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये हर जगह से उनको यहाँ पर आने के लिए जो भी किसी किस्म की कोई रोक टोक थी सब खत्म हो चुकी हैं, उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए गए। देखिए हर तरफ मैं तो कहता हूँ हरा हरा है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई किया, उनकी बीए की सनद कहीं गुम हो चुकी थी, वो उन्हें इश्यू कर दी गई है। पता नहीं 2900 रुपए या कितने जमा कराए गए थे। तो मियाँ साहब ने ऑनलाइन अप्लाई किया था कि मेरी सनद गुम हो गई तो मुझे डुप्लीकेट दी जाए, वो उन्हें दी जा चुकी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका इत्तेहाद हो रहा है, वो हो जाएगा। तो मियाँ साहब तो जो आप कहती है ना आने की बात, देखिए इनके बारे में जावेद लतीफ साहब ने तो पिछले साल कहा था कि दिसंबर तक आ जाएंगे, इनके और लोगों ने भी कहा था। अब ये है कि कोई मिट्टी जो है वो खुश्क होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मियाँ साहब गीली मिट्टी पे पाँव नहीं रखते। गीली मिट्टी हो जाए तो फिर वो बीमारी का बहाना बना के बाहर निकल जाते हैं। यानी इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि कोई शख्स अपनी कौम के साथ झूठ बोले और कहे कि मैं बीमार हूँ और वो बीमार ना हो और सेहतमंद हो। तो ये बात जो बदर साहब ने की ये बिल्कुल दुरुस्त की, पहले जो एसआरओज की। लेकिन मजहर साहब उन्होंने जो झूठ बोला वो बोला, लेकिन जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी पंजाब से लेकर जो भी इदारे इसमें मुलविस थे उन सब ने ये रिपोर्ट दी कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, बहुत सख्त बीमार हैं। इवन के जो उस वक्त के वजीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि मेरी कैबिनेट की एक मेंबर तो रो पड़ी थी कि उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जाने दिया जाए, उनकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। तो ये तो उस वक्त तो रियासती मशीनरी ने उनको फैसिलिटेट किया कि भाई जाएं अपनी जान बचाएं, तो आप कह रहे हैं वो बीमार ही नहीं थी। वो आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, रियासती मशीनरी का लफ्ज इस्तेमाल किया। वाकई रियासती मशीनरी उनके साथ थी और उस वक्त जब अदालतें आपको ये कहें कि जैसे मैं और आप हैं और आपसे ये कहा जाए, अदालत कोई कहे कि अगर मजहर बरलास मर गया तो उसका पर्चा आप पे होगा, उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी, तो आप क्या करेंगी? आप कहेंगे जाने तो यार इसको, मुझे खामखा इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये नाइंसाफी की बात नहीं थी कि किसी बंदे को कुछ हो जाए तो पर्चा आप पे होगा, जिम्मेदार आप होंगे। तो एक तरह से उस वक्त जो भी इनकी, वो भी एक एनआरओ था इनको जो मिला, वो एनआरओ जिसने भी दिया वो जो देने वाले थे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया, बता दिया कि किसने दिया था। हाँ, तो जिसने दिया था जाहिर है वो ताकतवर था और ताकतवर के सामने इधर क्या होता है। जी ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, चले मेरे साथ जुल्फिकार बदर साहब है, उनसे पूछ लेती हूँ, क्या नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ के थ्रू गए और दूसरे एनआरओ के जरिए वापस आ रहे हैं? जुल्फिकार साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा। जी मुझे तो ये पता नहीं है कि शॉर्टली प्लीज कौन से एनआरओ से आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर मियाँ साहब आके कानून को फेस करते हैं और अब ड्यू प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ही विल हैव टू फेस द लीगल प्रोसीडिंग्स, जो भी उनके ट्रायल है उसको उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्ट की मर्जी से गए थे और आके उनको कोर्ट के थ्रू ही जी ठीक है जी ठीक है। जी उस्मा आप कमेंट करना चाह रही थी, लास्ट कमेंट। जी देखें, एनआरओ तो इस वक्त इमरान खान जो है वो मिलते तरले कर रहे हैं, रोज सोशल मीडिया पे बैठ के कहीं से वो एनआरओ मांगते हैं, लेकिन वो जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाने पे उठाए लोगों को, उसको एनआरओ मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरे मजहर बरलास को प्लीज याद करा दें कि डॉक्टर यासीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर थी
और उन्होंने पूरी डॉक्टरों की, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे मियां नवाज शरीफ, और उन्होंने रिपोर्ट जो थी वो मुसद्दका दी थी कि ये बहुत बीमार हैं और इनको आप बाहर जाने की इजाजत दें। जी, इवन के तो शौकत खानम से भी बाद में उनकी रिपोर्ट्स करवाई गई थी, फिर जनाब, सरकारी और अस्पतालों के अलावा भी। मियां नवाज शरीफ ऐसे नहीं थे कि उनको सो कॉल्ड गोली लगे और वो भागे भागे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल लीगल कराने की बजाय वो जाके शौकत खाने में 3 घंटे के बाद कराएं, और अब उनकी रिपोर्ट बताती है कि फ्रैक्चर भी नहीं उनकी टांग में नजर आया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा। मज़हर बरला साहब आपका भी शुक्रिया, जुल्फ़कार अली बदर साहब आपका भी शुक्रिया। दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।